वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़े थे कि जो प्लांट सिस्टम होता है, कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है, उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ का योगदान होता है या कौन कौन से टिश्यूज़ इसका अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा था कि टिश्यूज़ को हमने दो भागों में बांटा था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो इससे लास्ट जो हमने बात की थी वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पे बात करी थी। उसके अलावा हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज़ पे बात करी थी। वो थे सीक्रेटरी या स्रावी ऊतक। तो सीक्रेटरी टिश्यूज़ का क्या काम होता है कि वो अलग अलग रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करते थे या जो रासायनिक पदार्थ नहीं होते थे उनका भी वो स्त्रवण करते थे। और ये स्त्रवण किस लिए होता था कि या तो उसके अंदर पॉलिनेशन के प्रोसेस हो या फिर वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व इकट्ठे करने के लिए वो सीक्रेटरी टिश्यूज़ को अपने अंदर रखता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के पर्पज़ से भी सीक्रेटरी टिश्यूज़ का अलग ही योगदान होता है। जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्लांट टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम क्या आएगा कि जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ है, जैसे कि सीक्रेटरी टिश्यूज़ या फिर मैं बात करूँ मेनली तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मिल के कौन से सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो एक बॉडी के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि कोशिका मिलके ऊतक बनाएगी, ऊतक मिलके अंग बनाएंगे और अंग मिलके तंत्र का निर्माण करेंगे। तो एक प्लांट बॉडी का निर्माण या प्लांट सिस्टम का निर्माण कैसे होगा कि सेल्स हमने पढ़ ली, सेल्स से बने ऊतक, ऊतक से बनेंगे क्या सिस्टम या ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस प्लांट बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज किस किस ऑर्गन या सिस्टम का निर्माण करेंगे जिससे कि कंप्लीट प्लांट बॉडी प्राप्त होगी। तो देखो सेक्स ने प्लांट के टिश्यू सिस्टम को स्थिति के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया। तो सेक्स ने प्लांट टिश्यू सिस्टम को स्थिति के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो सेक्स ने क्या किया कि जो कंप्लीट टिश्यू सिस्टम है उसे 3 भागों में डिवाइड किया स्थिति के आधार पे। तो पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसे ETS भी कहते हैं, फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसे GTS भी कहते हैं, और थर्ड है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसे VTS भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखो आप, इसके अंदर आएंगे एपिडर्मिस, स्टोमेटा और सरफेस आउटग्रोथ्स। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को निम्न पार्ट मिलकर बनाएंगे। वो क्या क्या है? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और सरफेस आउट ग्रोथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस पे। तो एपिडर्मिस प्लांट की सबसे बाह्यतम आवरण होती है। ये 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। एपी मीन्स अपॉन एंड डर्मिस मीन्स स्किन, तो ऊपरी सतह। तो मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया था कि एपिडर्मिस प्लांट की सबसे बाहरी सतह का निर्माण करेगी या स्टेम या रूट की सबसे बाहरी सतह का निर्माण करेगी, जो 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। एपी मीन्स अपॉन और डर्मिस मीन्स स्किन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। तो अधिकांश प्लांट्स में ये जो एपिडर्मिस होती है वो एक परतीय होती है। ठीक है, तो अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस एक परतीय होती है, यूनिलेयर्ड होती है। उसके अलावा इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इनकी शेप की, तो इनकी शेप कैसे होती है? ये आयताकार या डोलकाकार होती है। ठीक है, तो ओवरऑल में बात करूँ तो स्टेम व रूट के ये बाह्यतम परत होती है जो 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, एपी एंड डर्मिस, जिसका क्रमशः अर्थ होता है अपॉन एंड स्किन। तो ये यूनिलेयर्ड होती है, मीन्स एक परतीय होती है। अधिकांश स्पीसीज में ये एक परतीय होती है। उसके अलावा इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। ये सेल्स आयताकार या डोलकाकार होती है। उसके अलावा जो रूट में एपिडर्मिस होती है उसे वहाँ एपिडर्मिस नहीं बोल के एपिब्लेमा कहते हैं। तो रूट की सबसे बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? एपिब्लेमा। और ये जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस डर्मेटोजन व ट्यूनिका का बाहरी भाग बनाती है। ये थ्योरीज है जो आपकी याद आएगी आगे की क्लासेस में। तो जो एपिडर्मिस होती है वो डर्मेटोजन व ट्यूनिका की बाहरी लेयर्स का निर्माण करती है। रूट में पाई जाने वाली एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली प्लांट्स, उनमें या प्लांट्स की स्टेम में उपस्थित एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है। लेकिन जो रूट में एपिडर्मिस या एपिब्लेमा पाई जाती है उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी होती है जिसके अंतर्गत ये जो एपिडर्मिस है वो क्या करेगी? फर्स्ट थिंग तो ये कि स्टेम की जो एपिडर्मिस होगी उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगी। ठीक है, और रूट में पाई जाने वाली एपिब्लेमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अतः वो फोटोसिंथेसिस में योगदान नहीं करती है। उसके अलावा स्टेम में क्यूटीन का जमाव होता है। क्यूटीन क्या होता है? क्यूटिकल युक्त पदार्थ को क्यूटीन कहते हैं, या इस पे क्यूटिकल का जमाव होता है। तो जो स्टेम की एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है या क्यूटीन का जमाव पाया जाता है। और रूट में पाई जाने वाली एपिब्लेमा में क्यूटिकल का जमाव नहीं पाया जाता है। कुछ प्लांट्स स्पीसीज ऐसी होती है जिनके अंदर
ये एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड ना होकर, एक परतीय ना होकर मल्टी लेयर्ड होती है, जैसे कि कनेर या नीरियम। तो नीरियम में क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, मीन्स एक परत से ज़्यादा परतों युक्त होती है, दो या दो से ज़्यादा परतों युक्त होती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो वो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? तो स्टोमेटा एक टाइप से रंध्र होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में योगदान करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या कैसे करेंगे, सुनो। जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होगा, मीन्स वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस के द्वारा होने वाली जल की कमी किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा किसमें योगदान करते हैं कि एपिडर्मिस पे पाई जाने वाली संरचना जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का निकास करती है या जल का वेपोरेशन करती है, वो स्ट्रक्चर स्टोमेटा कहलाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये एपिडर्मल सेल्स में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। आपने एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो हम उसको कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस पे पाई जाने वाली रंध्र युक्त संरचना होती है जो स्टोमेटा कहलाती है। अब देखो, इस स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करूं तो डाइकोट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा डाइकोट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है, और मोनोकोट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा डंबल शेप्ड होते हैं। डंबल शेप्ड मीन्स इस प्रकार के होंगे। तो देखो कि ये एपिडर्मिस पे पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जिनके द्वारा जल का निकास होता है, और डाइकोट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा किडनी शेप्ड होते हैं, जबकि मोनोकोट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा डंबल शेप्ड होते हैं। इन स्टोमेटा की संरचना का निर्माण दो प्रकार की सेल्स करती है। तो जो किडनी आकार की सेल्स होती है उन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स, और जो उन किडनी शेप्ड सेल्स को घेरे हुए होती है, मीन्स ये वाली सेल्स, तो इन्हें कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स सहायक कोशिकाएं। तो जो स्टोमेटा की संरचना होती है वो दो प्रकार की सेल्स करती है। तो जो छिद्र को घेरे हुए संरचनाएं होती है किडनी या डंबल शेप में, वो होती है गार्ड सेल्स, और जो उनको घेरे मीन्स गार्ड सेल्स को घेरे हुए जो कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिकाएं या सब्सिडियरी सेल्स कहलाती है। सहायक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और कुछ हद तक ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। ठीक है, और अगर मैं एपिडर्मिस के इससे पहले वाले एपिडर्मिस के फंक्शंस की बात करूँ तो वो क्या करेंगे? कुछ प्लांट्स में ये सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, उसको एक सिस्टम, उसको संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करेगी। उसके अलावा कुछ प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है। ठीक है, और इसमें उपस्थित स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन हो गया कि अनावश्यक जल बाहर निकलता है, अर्थात उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, और कुछ हद तक गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ये हुए आपके स्टोमेटा की बात। फिर आती है सरफेस आउटग्रोथ्स। तो सरफेस आउटग्रोथ्स क्या क्या आएंगी? देखो, ट्राइकोम्स और सेकंड
एमरजेंस। तो देखो ट्राइकोम्स क्या कहलाएंगे, तो ट्राइकोम्स यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो देखो सरफेस आउटग्रोथ का निर्माण या सतही उपांग का निर्माण दो टाइप से होगा। फर्स्ट है ट्राइकोम्स, सेकंड है एमरजेंस। तो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्राइकोम्स क्या होते हैं कि ये रोमनुमा यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है या आगे निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये कौन कौन से टाइप के होंगे, एक तो रूट हेयर्स और सेकंड होगा स्टेम हेयर्स। ठीक है, तो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। इन ट्राइकोम्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स। जो रूट हेयर्स होते हैं वो एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है जो कि जल अवशोषण का कार्य करती है, जबकि जो स्टेम हेयर्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं और स्टेम की सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल इमरजेंस की बात करें, हाँ अगर हम इमरजेंस की बात करें तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है जो स्टेम वाले एरिया को आयतन प्रदान करती है या उसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ठीक है, तो ट्राइकोम्स को रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स में डिवाइड कर दिया था। और इमरजेंस की बात करें तो जैसे कि स्टिंगिंग हेयर्स, जिसको मैंने कल वाली क्लास में बताया था दंशन रोम। तो सरफेस इमरजेंस की बात करें या इमरजेंसीज की बात करें तो आते हैं दंशन रोम या स्टिंगिंग हेयर्स। तो ये क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो अपने आप में एक अनुकूलन उत्पन्न करते हैं। वो क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर्स। तो जब उन्हें किसी जंतु से या किसी जीव से खतरा होता है तो वो उन दंशन रोम को उसकी त्वचा में घुसा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनमें ओवरऑल बात करूं तो सरफेस आउटग्रोथ्स पाई जाती है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि एक तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को या ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देते हैं, उसके अलावा ये स्टेम को आयतन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स रूट में पाए जाएंगे, स्टेम हेयर्स स्टेम पे पाए जाएंगे। हाँ, लेकिन एपिडर्मिस की अगर मैं फिर से यहाँ आके बात करूँ तो एपिडर्मिस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जैसे कि बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स एपिडर्मल सेल्स से कुछ लंबी होती है। जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है उससे लंबी या बड़े आकार की होती है। मीन्स अगर हम किसी एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नॉर्मली वो ऐसी सेल्स होती है, लेकिन कुछ सेल्स इन सेल्स से लंबी होती है। ये सेल्स ही बुलिफॉर्म सेल्स ही कहलाती है। बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये मोनोकोट्स में पाई जाने वाली सेल्स होती है। मीन्स मक्का, गेहूँ आदि में पाई जाने वाली ये बुलिफॉर्म सेल्स होती है। इन्हें मोटर सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तब भी ये पत्ती को या पत्ती के आयतन को कम कर देती है। या ये मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो बुलिफॉर्म सेल्स पत्ती को खोलने व बंद करने में योगदान देती है। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं यहाँ सरफेस आउटग्रोथ्स में। तो इनके फंक्शन मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो लीफ में पाए जाने वाले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को मेसोफिल सेल्स के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस के नीचे पित्त तक, एपिडर्मिस से या एपिडर्मिस के नीचे से लेके पित्त तक का जो एरिया होता है उसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और
जो लीफ में पाए जाने वाले ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, उन ग्राउंड टिश्यूज़ को हम मेसोफिल सेल्स के द्वारा दर्शा सकते हैं या भ्रूणोत्तक की सहायता से हम समझा सकते हैं। जो लीफ में मेसोफिल सेल्स होती है या मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। इन ग्राउंड टिश्यूज़ को निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉर्टेक्स, सेकंड है पित्त, थर्ड है मिड्यूलरी रेज। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग है तो एपिडर्मिस के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स भाग को भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले भाग को हम 3 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे वो देखो। हाइपोडर्मिस, फिर आता है मिडिल कॉर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है तो एपिडर्मिस के नीचे से लेकर पित्त तक का रीजन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है और लीफ में पाए जाने वाले मेसोफिल टिश्यूज़ को ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। और इन ग्राउंड टिश्यूज़ को आगे निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स, पित्त एंड मिड्यूलरी रेज। तो जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स को भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स किसे कहेंगे? हाइपोडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक के भाग को हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अब देखो इन एक एक की हम आगे इन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस। तो रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है और स्टेम में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जा सकते हैं। और जो हाइपोडर्मिस की सेल्स होती है, इन हाइपोडर्मिस की सेल्स की शेप या साइज डोलकाकार होती है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस की ओवरऑल बात करें तो रूट में ये एब्सेंट ही होती है और स्टेम में यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली सेल्स होती है जो आयताकार होती है। ठीक है, और इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल कॉर्टेक्स की। तो जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं, उन डाइकोट स्टेम में जो मोनोकोट स्टेम्स होते हैं, उन मोनोकोट स्टेम में ये अनिश्चित आकार में होती है या अनियमित होती है। मीन्स हम इसके क्षेत्र को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये किस एरिया में कितनी तक फैली हुई है। और जो मोनोकोट्स की मिडिल कॉर्टेक्स होती है, उन मोनोकोट्स की मिडिल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस होती है। डाइकोट्स की मिडिल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस होती है। ठीक है, और जो मोनोकोट्स की मिडिल कॉर्टेक्स होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? उसको यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करेगी। और जो मोनोकोट स्टेम्स होते हैं उनमें जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो अनडिफरेंशिएट होता है और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, जबकि डाइकोट्स की सेल्स कैसी होगी? वो होगी पैरेनकाइमेटस। ठीक है, और जो मिडिल कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है, इन मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स की कुछ विशेषताएं भी होती है। वो विशेषताएं क्या होती है कि ये सेल्स कुछ हद तक संग्रहण, फूड स्टोरेज का कार्य भी करती है। फूड स्टोरेज, तो ये सेल्स क्या करेंगी कि ये फूड स्टोरेज का कार्य करेंगी। उसके अलावा ये क्या करेगी? ये रेजिन, गोंद और क्रिस्टल जैसे पदार्थों का, रेजिन, गोंद और कैल्शियम कार्बोनेट का भी संग्रहण करने का कार्य करती है।
तो रेजिन गोंद व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों का संग्रहण का कार्य भी करती है, अर्थात ये फूड स्टोरेज का कार्य करेगी। फिर होता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस देखो कि मिडिल कॉर्टेक्स व पित्त के बीच का भाग एंडोडर्मिस कहलाता है। ये यूनिसेलुलर होता है और इनकी सेल्स पे कुछ स्थूलित पदार्थ जैसे कि सुबेरिन व लिग्निन का जमाव होता है, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। और इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खोज कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो एंडोडर्मिस की सेल्स यूनिसेल्युलर होती है, डोलकाकार होती है। उसके अलावा उनमें एक स्थूलित पदार्थ का स्थूलन होता है, जैसे कि सुबेरिन व लिग्निन का जमाव होता है। तो उन सेल्स को कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की उपस्थिति के या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्यों कहेंगे इन्हें? क्योंकि इनकी खोज कैस्पेरियन नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या एंडोडर्मिस जो होती है, या मैं यूँ कहूँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स स्टेम में एब्सेंट होती है और रूट में प्रेजेंट होती है। और जिन सेल्स पे लिग्निन व सुबेरिन का जमाव नहीं होता है उन्हें मार्ग कोशिकाएं या पैसेज सेल्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन से टिश्यू आएंगे? जो कि प्लांट में जल व भोजन का संवहन करने का कार्य करेंगे, वो आएंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत। तो हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो रूट होती है और ये है स्टेम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो दोनों में ही पाए जाएंगे, रूट और स्टेम में। तो रूट में पाया जाने वाला वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम रेडियल टाइप का होता है। कल वाली क्लास में कंफ्यूजन था कि जो मैं अभी यहाँ पे क्लियर करवा रही हूँ। तो रूट में पाया जाने वाला टिश्यू सिस्टम रेडियल होता है, ठीक है, और इसमें स्टेम में कोलेटरल होता है। ठीक है, अब देखो रेडियल टिश्यू सिस्टम क्या होगा। रेडियल टिश्यू सिस्टम वो टिश्यू सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत फ्लोएम व जाइलम एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं, जबकि स्टेम में पाए जाने वाला टिश्यू सिस्टम ऐसा होगा जिनमें जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया? कॉन्जॉइंट टाइप का, और ये होगा कोलेटरल टाइप का। ठीक है, तो अगर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो टिश्यू सिस्टम रूट और स्टेम दोनों में पाया जाता है। जो रूट में पाया जाने वाला टिश्यू सिस्टम हो वो रेडियल होता है, अर्थात इसमें जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं, जबकि जो स्टेम होता है उसमें जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाते हैं। डाइकोट्स में पाए जाने वाले स्टेम में पित्त एब्सेंट या न के बराबर होता है। और जो पित्त की एक चीज़ और कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, इन वेस्कुलर टिश्यूज़ में स्टेम में तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे पाए जाएंगे और रूट में एक ही त्रिज्या पे पाए जाएंगे। उसके अलावा जाइलम व फ्लोएम के बीच में मिड्युलरी रेज पाई जाती है। मिड्युलरी रेज का क्या फंक्शन होता है कि ये पेरेन्काइमेटस प्रकृति की होती है, मीन्स ये पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और जल का व भोजन का ये संवहन करती है। तो वो संवहन अरीय दिशा में करती है। उसके अलावा अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त का क्या फंक्शन होता है कि पित्त पेरेन्काइमेटस होता है जो एंडोडर्मिस व
या मैं यूँ बात करूँ, जो वेस्कुलर टिश्यूज़ के मध्य में पाया जाने वाला रीजन होता है पेरेन्काइमेटस होता है, और डाइकोट्स के स्टेम में पिथ एब्सेंट होता है। और इस तरह ओवरऑल आपके कंप्लीट टिश्यू सिस्टम को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जो इस तरह खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट यूनिट शुरू करूँगी।